टुडेज टाइम्स काफी लोग सी सेक्शन के लिए जाते हैं, सी सेक्शन होते हैं। अगर फर्स्ट सी सेक्शन है तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज कि हम नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? अगर आपको फर्स्ट क्या लगता है सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? मुझे तो डर लगता है कि कैसे होगा। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। यस, देयर इज ऑप्शन एंड सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी है ओह, और वो बहुत अच्छी है। अच्छा और ये जो प्रोसेस है इसको टुलैक कहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। या ओके, तो आपके हिसाब से कौन वो लोग हैं या कौन वो लेडीज हैं जो टोलैक के लिए जा सकती है अगर उनका सी सेक्शन हुआ है पहले? अगर देखा जाए ब्रॉडली तो जिनका भी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो अगर वो फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन का कुछ ना कुछ कारण बन रहा है। जी तो ये कारणों में या ये इंडिकेशंस में हम दो ब्रॉड डिविजन होती है। एक होता है रिकरेंट इंडिकेशन, एक होता है नॉन रिकरेंट इंडिकेशन। ओके रिकरेंट इंडिकेशन मतलब बार बार वही इंडिकेशन सामने आएगा, जी तो लाइफ टाइम देयर विल नॉट बी एनी चेंज। ओके नॉन रिकरेंट इंडिकेशन मतलब जो उस प्रेगनेंसी के लिए लागू था और इस प्रेगनेंसी में शायद नहीं रहेगा। तो इस अगर तरह से फर्स्ट पहले इंडिकेशन पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम लेबर की प्रोसेस को देखेंगे, डिलीवरी की प्रोसेस को देखेंगे, जी इसमें तीन चीजें रहती। वन इज अ पैसेज, दैट इज बर्थ कैनाल। जी वन इज द पैसेंजर, ओके, दैट इज द fetus, ठीक है एंड द थर्ड इज द पॉवर, दैट जी इज कॉल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थ्री पीस में जो कंसिस्टेंट है वो है पैसेज। तो पैसेज विल नॉट बी चेंज इन फर्दर प्रेगनेंसी। तो जो अगर पैसेज रिलेटेड अगर रीजंस होंगे तो दैट विल बी अ रिकरेंट इंडिकेशन। तो उस केस में जैसे ट्रायल पहले सी सेक्शन से पहले पूरा हो गया है, एकदम पूरा खुल गया है एंड बेबी नीचे आ गया था, फिर भी डिलीवरी नहीं हो पाई, जी so that means passage is not adequate. So in those cases we will not going to try the TOLAC. ओके But the other cases में हम ये चीजें कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें प्री रिक्विजिट होती है, इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन मतलब किस पेशेंट्स में करने हैं, किस पेशेंट में नहीं करने। और प्री रिक्विजिट कौन सी कंडीशन फुलफिल होने के बाद करना है, या ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो नहीं करना है। ऐसे ये ब्रॉडली डिवीजन होता है। तो मैंने जैसे बताया रिकरेंट और नॉन रिकरेंट इंडिकेशन, उसमें तो हम देखेंगे। जी दूसरा होता है कि पेशेंट को कोई भी मेडिकल और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, जी जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बेबी का ग्रोथ कम है, मतलब मैटरनल एंड फीटल कोई भी कॉम्प्लिकेशन बेबी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होनी चाहिए। इस पेशेंट में जो ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब जो पेन्स का आना है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ओके अगर वो स्पॉन्टेनियस नहीं है तो लेबर हम इंड्यूस नहीं कर पाएंगे इन द केसेस ऑफ प्रीवियस एलिसिस, बिकॉज प्रीवियस एलिसिस में स्कार रप्चर के चांसेस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन आगे चीज होती है कि ये जो सेटअप है जहाँ पे हम करेंगे वो सेटअप वेल इक्विप्ड होना चाहिए। जो ऑब्स्टेट्रिशियन टीम है, जो पूरी टीम है वो वेल ट्रेन होनी चाहिए तो लैक कंडक्ट करने की। जी एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ऑपरेशन थिएटर की हमेशा तैयारी रहनी चाहिए कि इन एनी टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम सी सेक्शन करना पड़ा तो सी सेक्शन की तुरंत तैयारी हो जाए, तुरंत तैयारी। सही। सो जैसे आपने अभी बात करते करते मेंशन किया कि स्कार रप्चर हो, सो आई गेस ये मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स में ये डाउट हो सकता है या फिर ये सवाल आ सकता है दिमाग में कि क्या होगा अगर मेरा पहले का जो सेक्शन का स्कार है वो रप्चर हो गया ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या कैसे आप उसको आउटरीच करोगे? ये थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसके बाद। जी अगर हम परसेंटेज ऑफ सीजरियन सेक्शन की बात करेंगे ओके तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अराउंड 10% सीजरियन सेक्शन रेट होना चाहिए। मतलब अगर 100 डिलीवरीज होगी उसमें से 10 होनी चाहिए सी सेक्शन। Okay, but nowadays, because of many lifestyle changes, maybe the education factors, maybe the fear factor, and whatnot. So because of this, C-section rate got high. अभी अगर जनरली अगर देखा जाए तो 2016-17 का डेटा बताता है इट हैज गॉन अप टू 20-25%, and in private hospitals it may go beyond that. Okay, but this C-section rate is going higher and higher. अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बाद में ये 50% क्रॉस कर देगा, हमें मालूम ही नहीं चलेगा। अगर हम डर के अगर बैठेंगे तो 100% सी सेक्शन भी हो सकता है। बट सी सेक्शन का कॉम्प्लिकेशन का जो परसेंटेज देखेंगे, बिकॉज हमें फैक्ट्स देखनी चाहिए। डर से अगर हम डिसीजन लेंगे, इमोशनल ड्रिवन डिसीजन लेंगे तो वो बहुत बार गलत भी हो सकता है। सी सेक्शन के केसेस में अगर हम 2 लाख के लिए जाते हैं तो परसेंटेज ऑफ स्कार रप्चर इज नॉट मोर देन 1%।
ओह इट्स नॉट मोर देन 1%। अगर 100 पेशेंट का ट्रायल करेंगे तो उसमें से एक पेशेंट का शायद स्कार रप्चर का हो सकता है। जी टू मिटिगेट दैट हम कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग का एक प्रीरेक्विजिट होता है जो बुलाई के टाइम पे बहुत जरूरी है। ओके अगर कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग मतलब हम ड्यूरिंग लेबर बेबी के हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, ये हार्ट रेट में कोई भी चेंज अगर आ जाता है तो दैट विल वार्न अस कि अब इसका रप्चर हो सकता है। इमीडिएटली वी कैन कन्वर्ट दैट टू लाइफ इनटू सी सेक्शन, सी सेक्शन। तो इसलिए हम इससे डर के अगर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्कार रप्चर एंड टीम शुड बी ट्रेन टू कंडक्ट द